आगे बात करते हैं। Ozone is an allotropic form of oxygen. It is too reactive to remain for long in its atmosphere at sea level. At a height of about 220 kilometers, it is formed from atmospheric oxygen in the presence of sunlight. This ozone layer protects the Earth's surface from an excessive concentration of ultraviolet radiation. वेट, ओजोन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसे बहुत ध्यान से पढ़ने की जरूरत होती है। ठीक है, अब ओजोन का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं समझता हूं, और कितनी सारी बातें इसमें कुछ बातें क्लास 11th में पढ़ी थी आपने थर्मोडायनेमिक्स में। आज मैं उन सारी बातों को अलग से बात करेंगे। ओजोन के बारे में आप पढ़ चुके हैं रेडॉक्स चैप्टर में, और आपने पढ़ा था कि ओजोन एक जबरदस्त ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। वो सारी बातें यहां पे दोबारा बात करेंगे एक नए तरीके से। पहली बात, ओजोन कहां होती है? इट्स नेचुरली अक्रिंग एलोट्रोप ऑफ ऑक्सीजन। पहली बात, नेचुरली अक्रिंग है, नेचर ने बनाया। क्यों बनाया? दैट वी ऑल नो। प्रोटेक्टिव अम्ब्रेला होता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, और वो हमें यूवी रेज के हार्मफुल रेडिएशन से बचाती है। सब जानते हैं इस बात को। ठीक है, ओजोन लेयर डिप्लीट भी हो रही है, ये भी हम सब जानते हैं। ओजोन बनती कैसे? ठीक है, ओजोन बनती कैसे? क्या हम इसे आर्टिफिशियल बना सकते हैं? बहुत सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में आते होंगे कि भाई अगर ओजोन लेयर पे इतनी ही प्रॉब्लम है तो बना के छोड़ आते हैं, काम हो जाएगा। पहले देखते हैं ओजोन कहां बनती है। अर्थ से एग्जैक्टली 20 किलोमीटर ऊपर जो लेयर होता है उसे आप बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, यहां पर ओजोन बनती है। अच्छा, कैसे बनती है? ऑक्सीजन से बनती है। ऑक्सीजन से बनती है ओजोन, बहुत सिंपल। ठीक है, अच्छा, और देखिए इससे बैलेंस कर लीजिए, 3O2 2O3, 3O2 से 2O3 बन रही है। और ऑफ कोर्स इसके लिए आपको एनर्जी का सोर्स चाहिए होता है, एनर्जी। और एनर्जी जो सोर्स चाहिए होता है इसे हम बोलते हैं साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज या इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज। साइलेंट इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज ये एक लेस एनर्जी का सोर्स होता है, लेस एनर्जी का सोर्स होता है जिसमें स्पार्क नहीं आते, स्पार्क नहीं आते। ध्यान सुनिएगा, साइलेंट इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज एक तरीका है जिससे ओजोन बनती है। क्योंकि ओजोन की बनाने की कहानी काफी खतरनाक है। जरा जैसे जैसे चैप्टर चलता रहेगा हम आपको बात बताते रहेंगे। पहले ओजोन के बारे में एक बार और पढ़ना स्टार्ट करते हैं। माइकल, एक बार और पढ़ो ओजोन के बारे में, पूरी बात करो। Ozone is an allotropic form of oxygen. It is too reactive to remain for long in the atmosphere at sea level. At a height of about 20 kilometers, it is formed from atmospheric oxygen in the presence of sunlight. Wait, it is too reactive. It is too reactive to remain as such at sea level. यानी सी लेवल पे ओजोन अगर है तो ब्रेक हो जाएगी। It's too reactive. क्यों? पहली बात, ओजोन से ज्यादा स्टेबल फॉर्म होता है ऑक्सीजन का। ओजोन के कंपैरिजन में ऑक्सीजन इज मोर स्टेबल, इसलिए ओजोन को जब मौका मिलता है वो ऑक्सीजन के फॉर्म में रहेगा। इसलिए लिखा वहां पे एनसीईआरटी में साफ, इट इज टू रिएक्टिव टू रिमेन स्टेबल एट सी लेवल। या आगे चलिए। This ozone layer protects the Earth's surface from an excessive concentration of ultraviolet radiations. Preparation. When a slow dry stream of oxygen is passed through a silent electrical discharge, conversion of oxygen to ozone 10% occurs. Wait, when a slow stream, right, slow stream of oxygen is passed through a silent electrical discharge, तो सिर्फ 10% ही बन पाती है ओजोन। समझिए आप कि ओजोन का बनना एक रेयर फिनोमेनन है, कॉमन नहीं। ऐसा नहीं होगा कि आपने जितने ऑक्सीजन आपने पास किए उतने सारे ओजोन में चेंज हो गए। सिर्फ 10% आप ऐसा कर सकते हैं, 10% आप ला सकते हैं ओजोन, बाकी नहीं। अब आगे मेंशन करेंगे कि अगर मान लीजिए आपको इसकी ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन अगर चाहिए आपको तो एक स्पेशल आप डिवाइस यूज करेंगे। चलिए आगे बढ़िए प्लीज। The product is known as ozonized oxygen. 3O2 gives 2O3. Delta H is plus 142 kilojoules per mole. Wait. Delta H is प्लस का 142 जूल। समझे? मतलब फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओजोन फ्रॉम ऑक्सीजन इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। पहली बात ये एंडोथर्मिक कैसे?
आप इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज से उसे एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, तब जाके ऑक्सीजन चेंज होता है ओजोन में। ये बात याद है, क्योंकि अभी मैं एक ऐसी बात बताऊंगा आपको जो आपका दिल तोड़ सकता है। चलिए आगे बात करते हैं, बात कीजिए। Since the formation of ozone from oxygen is an endothermic process, it is necessary to use a silent electrical discharge in its preparation to prevent its decomposition. If concentration of ozone greater than 10% are required, a battery of ozonizers can be used, and pure ozone can be considered in a vessel surrounded by liquid oxygen. ठीक है, आगे चलो। Properties. Pure ozone is a pale blue gas, dark blue liquid, and violet black solid. Very ozone important. has a characterized smell. प्योर जो आपका ओजोन है उसकी प्रॉपर्टी ही यूनिक है। लिक्विड में अलग, सॉलिड में अलग और गैस में अलग। इसका कलरफुल गैस होगी। सोचिए क्या लिखा है, प्योर ओजोन इज पेल ब्लू गैस। दिखती है आपको आसपास? नहीं दिखती है आपको? ठीक है, तो सोचिए कि इसका कलर आइडेंटिफिकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या, चलिए कोई बात नहीं, ये प्रॉपर्टी अब याद रखिएगा, क्योंकि पी ब्लॉक से भी क्वेश्चन बनते हैं एबीसीडी टाइप। पहचान कौन? A pale blue gas A. When react with the substance B, it forms C, D and so on. तो इसके लिए आपको इस कैरेक्टरिस्टिक्स को पहचानना जरूरी है। याद रखिएगा कि ये इस तरह के कैरेक्टरिस्टिक वाली गैस होती है, कि ऐसी गैस आपको कोई और सिलेबस में नहीं। आगे चलिए। Ozone has a characteristic smell, and in small concentration it is harmless. However, if the concentration rises above about 10 parts per million, breathing becomes uncomfortable, resulting in headache and nausea. अगर ओजोन की अमाउंट ज्यादा हो जाए तो देयर ब्रीदिंग बिकम्स अनकंफर्टेबल और नॉजिया, वॉमिटिंग की फीलिंग आने चालू हो जाती है अगर ओजोन बहुत ज्यादा हो तो। ठीक, ये आगे चलिए प्लीज। Ozone is a thermodynamically unstable with respect to oxygen, since its decomposition in oxygen result in the liberation of heat. Delta H is negative. Wait. And an increase in. Wait. अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा बच्चे। मैं आपसे ये कहता हूं, आज के सेशन में ये बताऊंगा कि आप ओजोन को बचा ही नहीं सकते। आप ओजोन को बचा ही नहीं सकते हैं, ये पॉसिबल नहीं कि आप ओजोन को बचा लें। इसको डिकम्पोज तो होना ही होना है। दिस अर्थ हैज टू वैनिश। जिस तरह से अर्थ बनी थी उसी तरह से इस अर्थ को खत्म तो होना ही होना है। कैसे? और उसको खत्म करने वाले जो लोग होंगे वो हम ही हैं। नो एनिमल हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स दिस। इट्स ओनली वन एनिमल विच हैज थॉट टू have been evolved in such a way that he has actually done it. And it's a very heartbreaking information which I'm going to give you. And I'll tell you, I'll prove it कि हम इसे कैसे तोड़ रहे हैं और कैसे आप बचा नहीं सकते इसको। अब ध्यान सुनिएगा, तो ये डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम करने जा रहे हैं। पहली बात देखिए, किसी भी चीज की स्पॉन्टेनिटी, किसी भी रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी के लिए एक ही फॉर्मूला है, एक ही इक्वेशन बनी है, जिसे बोलते हैं गिब्स इक्वेशन। ठीक है, हो सकता है आप में से कुछ लोग जब सुन रहे हैं वो गिब्स इक्वेशन से इतना अवेयर ना हो, तो मैं थोड़ी सी बात बताऊंगा उसके बारे में और फिर बताऊंगा आपको कि आप ओजोन का बचा क्यों नहीं सकते। ठीक, ध्यान सुनना बच्चे। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ये इक्वेशन है, गिब्स इक्वेशन, जो इस पूरे संसार में कोई भी प्रोसेस होगा या नहीं होगा उसको गवर्न करती है। देखिए, डेल्टा जी को आप बोलते हैं गिब्स एनर्जी। जरा पेशेंस सुनिएगा, इसे आप बोलते हैं गिब्स एनर्जी, इसको आप बोलते हैं एंथैल्पी, इसे आप बोलते हैं एंट्रोपी, और ये टी मतलब होगा टेम्परेचर। सिंपल हो गया, ऐसे ही दिया, सिंपल सा। अब मेरी बात अभी पूरी सारी चीज कहानी में खत्म कर रहा हूं बोर्ड से और फ्रेश स्टार्ट कर रहा हूं ओजोन के डिप्लीशन की कहानी। क्यों टूटेगी और क्यों आप इसे बचा नहीं पाएंगे, और बचाने का एक ही तरीका होगा, बताऊंगा वो तरीका क्या है। ठीक है, ये साइंटिफिकली प्रूव करूंगा आज आपको। ठीक, वो ये कि डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है, अब देखते हैं ओजोन बनता कैसे है। ओजोन ऑक्सीजन से बनेगा, ऑक्सीजन कंबाइंस टू फॉर्म ओजोन, 3O2 forms 2O3 and silent electrical discharge is used, यानी कि the process of formation is endothermic plus heat।
एंडोथर्मिक। तो अगर फॉर्मेशन एंडोथर्मिक है तो रिवर्स रिएक्शन कैसे होगी? एक्सोथर्मिक। यानी अगर ये प्रोसेस एंडोथर्मिक है तो O3 यानी ओजोन ब्रेक्स टू फॉर्म O2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, और ये जो आपका स्टेप होगा ये कैसा होगा? एक्सोथर्मिक। यानी ये प्रोसेस कैसा हुआ? डेल्टा H इज इक्वल टू नेगेटिव। पहली बात ध्यान से नहीं करते। अब एक और चीज पढ़ी थी आपने क्लास 11 में, एंट्रोपी। अगर कुछ भी नहीं आपको याद है आज तो सुन लीजिए, एंट्रोपी मींस मेजरमेंट ऑफ रैंडम बिहेवियर, रैंडमनेस का, ठीक है, ठीक है, फ्रीनेस का, वो एक मेजरमेंट होता है जिसे आप बोलते हैं एंट्रोपी। और इंपॉर्टेंट बात यह है, गैस की एंट्रोपी सबसे ज्यादा होगी, लिक्विड उससे कम एंड सॉलिड उससे कम। ये आप समझ सकते हैं। ये सॉलिड में मॉलिक्यूल्स बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज होते हैं, लिक्विड में थोड़े से कम ऑर्गेनाइज, गैस में मॉलिक्यूल्स काफी अनऑर्गेनाइज फॉर्म में मूव करते रहते हैं। चलिए अगर यहां देखिए, अब ये चेक कीजिएगा, इसका 1 मोल O3 फॉर्म्स 1 मोल ऑफ O2 एंड 1 मोल ऑफ O। इधर कितने मोल हो गए गैस के? 1 मोल। इधर कितने? 1। तो 1 मोल यहां 2 मोल्स हो गए। तो इसमें जो रैंडम बिहेवियर है बढ़ गया, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स, एंट्रोपी जो प्रॉपर्टी होती है वो डिपेंड करेगी नंबर ऑफ मोल्स पे, ठीक है। तो एंट्रोपी बढ़ गई, यानी कि चेंज इन एंट्रोपी इस रिएक्शन की हो जाती है पॉजिटिव। इस पूरे रिएक्शन में जब जाएंगे तो चेंज इन एंट्रोपी कैसे हो जाएगी? पॉजिटिव होगी। इस बात को दोबारा सुनिएगा। क्या ये प्रोसेस है एक्सोथर्मिक, और इस प्रोसेस में जो आपका डेल्टा एस की वैल्यू होती है, चेंज इन एंट्रोपी, ये कैसी होगी? पॉजिटिव। चलिए अब क्या होगा? अगर ये पॉजिटिव हो गई, अब इस इक्वेशन को ध्यान देखिएगा, जब डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होती है तो रिएक्शन होता है स्पॉन्टेनियस, या प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है। अगर डेल्टा जी की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो वो होता है नॉन स्पॉन्टेनियस, और अगर डेल्टा जी की वैल्यू अगर 0 है तो बोथ सिस्टम एंड सराउंडिंग आर एट इक्विलिब्रियम। चलिए हम तो बात कर रहे हैं भाई स्पॉन्टेनियस की, और आप बात करें कि ओजोन का टूटना एक बहुत स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, बहुत, थोड़ा बड़ा भी नहीं, बहुत स्पॉन्टेनियस। अच्छा कैसे होगा? अब चेक करना। डेल्टा जी की वैल्यू कैसी होनी चाहिए? नेगेटिव। अब जरा फोकस कीजिए इस पे, डेल्टा एच नेगेटिव। इस डिप्लीशन के लिए डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव है। अगर यहां डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव है, ध्यान सुनिएगा, डेल्टा एच की वैल्यू आप नेगेटिव रखिए, जितना डेल्टा एच नेगेटिव होगा डेल्टा जी की वैल्यू उतनी ही नेगेटिव होगी। क्लियर होगा? जितना डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव होगी डेल्टा जी की वैल्यू उतनी ही नेगेटिव हो जाएगी। यानी कि डेल्टा एच जो फैक्टर है वो डेल्टा जी को नेगेटिव करने में बिल्कुल अच्छे से सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत? दोबारा सुनिए, डेल्टा एच फैक्टर डेल्टा जी की वैल्यू को नेगेटिव करने में बहुत जबरदस्त सपोर्ट कर रहा है, यानी कि वो ओजोन को तोड़ने में मदद कर रहा है। पहली बात। अब सेकंड फैक्टर की बात करते हैं, डेल्टा एस, एंट्रोपी। यहां पे चेक कीजिएगा, यहां पे साइन नेगेटिव। मैथमेटिकली आप समझ सकते हैं, जितना डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव होगी उसके आगे साइन नेगेटिव है, तो वो डेल्टा जी क्या बनाएगा? नेगेटिव। हम बारी बारी से फैक्टर नंबर 1, फैक्टर नंबर 2, फैक्टर नंबर 3 की बात कर रहे हैं। फैक्टर नंबर 1 की बात की, डेल्टा एच होता ही नेगेटिव, डिप्लीशन, ठीक। और अगर नेगेटिव हुआ तो इट विल मेक डेल्टा जी नेगेटिव, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं। अगर मैं डेल्टा एस की बात करता हूं तो एंट्रोपी चेंज अगर मान लीजिए जितना पॉजिटिव होगा उससे आगे साइन नेगेटिव है, उतना ही डेल्टा जी को नेगेटिव बना देगा। और आपको पता है ओजोन जब ब्रेक हो रही है एंट्रोपी चेंज कैसा होगा? 2 - 1 पॉजिटिव, है ना, तो नेगेटिव बनाएगा। मोर ओवर सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा कंट्रीब्यूशन है, ग्लोबल वार्मिंग, टी टेम्परेचर जो मल्टीप्लाई कर रहा है इस फैक्टर को। अब सोच के देखिए, ग्लोबल वार्मिंग हमने कर दी और इसकी वजह से सारे फैक्टर, इसके फैक्टर मल्टीप्लाई हो गया, तो अब कहां बचा पाएंगे? कैसे बचा पाएंगे? क्योंकि डिप्लीशन ऑफ ओजोन इज अ वेरी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। नेचुरली इट्स अ वेरी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, डिप्लीशन ऑफ ओजोन। मैंने क्या बोला? डिप्लीशन ऑफ ओजोन नेचुरली इज वेरी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, नेचुरली। और आप इस प्रोसेस को रोकना चाहते हैं, नहीं रोक पाएंगे आप। एक ही तरीका है कि आपको ग्लोबल टेम्परेचर कम करना पड़ेगा। ग्लोबल टेम्परेचर कम करना पड़ेगा तो कुछ कस्में खानी पड़ेंगी। नंबर 1, गाड़ी मत लेना कभी,
डोंट टेक एनी कार, ठीक है। नंबर 2, डोंट बिल्ड अप टू मेनी हाउसेस। क्यों? तो टू मेनी हाउसेस बनाएंगे तो कंक्रीट का जंगल बनाएंगे आप, वो जंगल भी सन की रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करते हैं और बाद में हीट अप करते हैं पूरे एटमॉस्फेयर को। डोंट ईट चावल। क्यों? क्योंकि जो चावल होता है वो एक जबरदस्त ग्लोबल वार्मिंग के रिस्पॉन्सिबल। क्यों भाई? चावल जहां उगता है पैडी फील्ड, वहां मीथेन गैस पैदा होती है। मीथेन की ट्रैपिंग एबिलिटी कार्बन डाइऑक्साइड के कंपैरिजन में कितनी है? 20 टाइम्स ज्यादा। तो ग्लोबल वार्मिंग करता है। तो अगर आप इस फैक्टर की बात करें, जितने भी फैक्टर इसको कम कर सकते हैं उसे आप कंट्रोल कर लीजिए, तभी आप ओजोन को जा सकते हैं। आपके दिमाग में एक बात आती होगी कि सर एक काम करते हैं, ओजोन बनाते हैं वहां छोड़ के आते हैं। आप छोड़ के आ जाए, बना लिया आपने, ठीक है। जैसे आप घूमेंगे ना अर्थ पे आने के लिए, तब तो टूट चुकी होगी। क्यों? क्योंकि भाई वो टेम्परेचर थोड़ी कम किया आपने। ओजोन का तो नेचर टूटेगी भाई, ओजोन का नेचर है टूट रहा है। आप चाहते हो कि ओजोन रहे वहां पे, तो भैया उसके लिए आपको टी कम करना पड़ेगा, ठीक है। और ये साइंटिफिकली प्रूव कर रहा हूं आपको मैं। और यही बात देखिए क्यों पढ़ते हैं हम, होता है ना कि क्यों पढ़ना है भाई पी ब्लॉक, क्यों पढ़ना है थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स नहीं पढ़ेंगे तो हम ऐसी चीजें को कैसे हम प्रेडिक्ट कर पाएंगे, कैसे ठीक करेंगे। तो सबसे सिंपल बात है, विद इन 5-10 मिनट्स आपको बता दें कि ये प्रॉब्लम है। इस समस्या का सोल्यूशन सिर्फ एक ही है, आपको टेम्परेचर कम करना है और कोई सोल्यूशन नहीं है इसका। आप कुछ भी करते नहीं। इसलिए मैं कहा था हार्ट ब्रेकिंग है। और जब आपको लगेगा कि किसने किया, हमने किया। विद इन लास्ट 50 ईयर्स हमने ऐसा अचीव कर दिया, हमारा अचीवमेंट है क्या उसके कंडीशन पे है। तो इसलिए हम कहते हैं कि ओजोन लेयर डिप्लीशन। इसलिए अगर ओजोन कहीं आपने अर्थ पे रखी हुई है, सोच लीजिए अगर ओजोन आपने कहीं पे अर्थ पे रखी हुई है कंटेनर में, तो एक्सप्लोजिव है, बॉम्ब है वो। पता क्यों? क्योंकि ओजोन अर्थ पे अनस्टेबल होगी, राइट, और वो तुरंत ब्रेक होना चाहिए। और रिएक्शन बहुत स्पॉन्टेनियस है, और हाईली स्पॉन्टेनियस रिएक्शन मींस बॉम्ब, ठीक, एक्सप्लोजन होगा, एक्सप्लोजन जबरदस्त होगा। कभी भी अगर कोई हाईली स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है तो नियर एक्सप्लोजन होगा। तो आप ये कह सकते हैं कि इस डेल्टा जी की वैल्यू को डेल्टा एच एंड डेल्टा एस दोनों रीइंफोर्स कर रहे हैं, रीइंफोर्स एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ओजोन लेयर को डिप्लीट करने के लिए ये फैक्टर एंड ये फैक्टर रीइंफोर्स कर रहे हैं। एंड सब अबव ऑल इज व्हाट? ग्लोबल वार्मिंग, which is multiplying the effect. Thus, ozone layer depletion is actually highly spontaneous. बनना ओजोन का मुश्किल, टूटना बहुत आसान। चलिए आगे चलते हैं। And an increase in entropy delta S is positive. These two effects reinforce each other, resulting in large negative Gibbs energy change delta G and its conversion into oxygen. It is only really surprising, therefore, high concentration of ozone can be dangerously explosive. यही सब बातें हमने भी की। It is not surprising the high concentration of ozone if they're in earth कैसे इमेजिन कर लीजिए, जैसे भी अगर कह लीजिए आप जहां भी होगा तो एक्सप्लोजिव होगा। अब आप कहेंगे सर ओजोन तो मेरे घर में भी होती है। आरओ प्रोसेस में देखिएगा वहां पे ओजोनाइजर होता है, ठीक है। ओजोन की एक इंपैक्ट ये है, इट किल्स जर्म्स। इसलिए आप ओजोन घर में यूज करते हैं। जब भी आप अपने वाटर को प्योरीफाई करना चाहते हैं तो आप ओजोनाइजर आप यूज करते हैं, ये आपके घर में होती है। चलिए आगे चलें। Due to ease with which its liberation atom of nascent oxygen O3 gives O2 plus O, it acts as a powerful oxidizing agent. For example, it oxidizes lead sulfide to lead sulfate and iodine to iodine. Wait. अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जरा ध्यान सुनिएगा। एक ओजोन एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। देखिए कैसे प्रूव करते हैं। ओजोन अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ओजोन अपने आप को ब्रेक करता है O2 में और O में। इसको आप बोलते हैं नेसेंट ऑक्सीजन। अब जरा ध्यान सुनिए, आपके पास इक्वेशन दे रखी है, इट कन्वर्ट्स लेड सल्फाइड इनटू लेड सल्फेट। एक मिनट ध्यान सुनिएगा। ओजोन कन्वर्ट्स लेड सल्फाइड इनटू लेड सल्फेट। अब बात यह आती है कि बच्चा सोचेगा सर इसकी इक्वेशन कैसे बनेगी। इसकी इक्वेशन जैसे बनाऊंगा, अब ध्यान सुनिएगा। ओजोन कन्वर्ट्स लेड सल्फाइड इनटू लेड सल्फेट कैसे, देखिए जरा इसे
आप चेक कीजिएगा लेड सल्फाइड में ही चेंज क्यों होगा, वो चेक करते हैं। लेड सल्फाइड में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर है 2 नेगेटिव, लेड का ऑक्सीडेशन स्टेट है +2। देख कितनी सारी बातें बताऊंगा अभी आपको। लेड कहां आता है? कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन और लेड। कौन से ग्रुप में आता है? ग्रुप 14 में। ऑक्सीडेशन नंबर कितना होना चाहिए? 4। लेड को क्या दिखाना चाहिए? +2। क्यों दिखाना चाहिए? ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। ध्यान सुनिए, लेड का मतलब ग्रुप 14 का कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +4। लेड को कितना दिखाना चाहिए? +2। ठीक है, ओके। यानी मोस्ट स्टेबल फॉर्म लेड का +2 है और ये ऑलरेडी +2 फॉर्म में है, इसलिए ये तो रिएक्शन करेगा ही नहीं, ये तो रिएक्शन करेगा नहीं। अब बच्चा सल्फर किस फॉर्म में? -2। ये अपने आप ऑक्सीडाइज कर सकता है, सल्फर अपने आप ऑक्सीडाइज कर सकता है। -2 में है, 0 आ सकता है, +2 आ सकता है, +4 आ सकता है, बट हाईएस्ट क्या पॉसिबल है? +6। हाईएस्ट जो पॉसिबल है +6, और वो किसमें होता है? सल्फेट में। इसलिए ये अपने आप को लेड सल्फेट पे लेके आएगा। तो चेक कीजिए, लेड सल्फाइड अपने आप को लेड सल्फेट में इसलिए लेके आया क्योंकि सल्फेट में SO4 2 नेगेटिव में जो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो +6 होता है। क्योंकि ओजोन एक जबरदस्त ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इससे उसको सल्फर को हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्सीडाइज कर देता है। कर दिया। चलिए अब बात करते हैं। अब ये तो हो गया कि लेड सल्फाइड चेंज होगा लेड सल्फेट। ओके, अब और देखते हैं। अब इसमें ध्यान से देखिएगा, चेंज किसमें होता है? PbSO4 में। यानी ओजोन किसमें टूटेगा? ओजोन टूटेगा O2 + O में। ठीक, कितने चाहिए यहां पे ऑक्सीजन? 4। तो इसे 4 से मल्टीप्लाई करूं, देखिए ध्यान से, 4 से मल्टीप्लाई करूं, और अगर इसे 4 से मल्टीप्लाई करता हूं, इसे ऐड करता हूं, ठीक है, कोशिश कर रहा हूं अब समझाने के लिए कि क्वेश्चन कैसे आए थे। चेक करते हैं। तो मैं क्या लिख सकता हूं इसको? PbS + 4O3 that gives you क्या चेक करना जरा। 4 यहां PbS से 4, अभी देखिए कैसे करता हूं मैं। PbS से 4 प्लस क्या रखूं? 4O2, 4O2 प्लस यहां लिखना चाहूंगा 4 नेसेंट ऑक्सीजन। बट PbS और PbS से 4 में यहां पे आप क्या लिखना चाहोगे? आप लिखना चाहोगे +4 नेसेंट ऑक्सीजन। चेक कीजिए ना, देखिए मैं रिएक्शन कैसे बैलेंस कर रहा हूं। मैंने सीधा बोला कि PbS चेंज होगा PbS से 4 में। क्यों होगा मैंने ये बताया। कितने ऑक्सीजन चेंज होंगे? नेसेंट ऑक्सीजन 4। कहां से आएंगे? इस ओजोन से। ठीक है डियर, तो यहां 4 चाहिए, तो इसे 4 से मल्टीप्लाई करो तभी तो आएगा। अब जाहिर सी बात है, ये 4 ऑक्सीजन यहां पे नेसेंट है, अब इस तरफ भी लिख रहा हूं 4 नेसेंट ऑक्सीजन। अब जो कॉमन उसे काट दीजिए, कॉमन क्या आएगा? कट जाएगा। ठीक है, तो इक्वेशन क्या बनी? तो इक्वेशन बनने वाली है आपकी PbS + 4O3 that gives you PbSO4 + 4O2। अब चेक कीजिए, क्या इक्वेशन यही दे रखी है आपको? PbS + 4O3 gives PbSO4 + 4O2। वेट, अगर इक्वेशन ये दे रखी है तो अब बच्चा या तो इस इक्वेशन रट लेगा, कैसे समझ लेगा, दोनों ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, तो बेसिकली हमें समझ में आना चाहिए कि इक्वेशन कैसे है ना। एक बार और समझा दूं आपको, ध्यान से मैंने कैसे प्लान किया। प्लानिंग बहुत सिंपल है, सिंपल केमिस्ट्री के रूल। कोई पी ब्लॉक नहीं पढ़ रहे हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं भाई। PbS चेंजेस इनटू PbSO4, सपने आएंगे मेरे को? नहीं, सपने नहीं आएंगे, लॉजिक आएगा। लॉजिक क्या आएगा? Pb + 2 स्टेट में है, मोस्ट स्टेबल फॉर्म होता है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, ये चेंज नहीं होगा। चेंज क्या, कौन सा पार्ट होना है? सल्फर। किसमें? डिपेंडिंग अपॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओजोन जबरदस्त ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सबसे हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट ले जाएगा। कहां? +6 में ले गया। +6 पे आएगा तो किसमें चेंज आएगा? सल्फेट में। ठीक, तो क्या बना? PbSO4। अब ओजोन टोटल किसमें? इसमें। कितने O चाहिए? 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 चाहिए, 8 लिख दो, खत्म, इतनी सी बात। तो दिस इज हाउ
ओजोन एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दैट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड इट, ठीक। एक और जबरदस्त यूज है ओजोन का, भाई ओजोन एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अभी हमने देखा कि लेड सल्फाइड को लेड सल्फेट में चेंज करता है, बट यही उसकी ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी को आप इस गैस को एस्टिमेट करने में यूज कर सकते हैं। भाई आप ये सोचते होंगे कि किसी भी साइंटिस्ट को ये कैसे पता लगता है कि ओजोन है कितना, भाई किस जगह पर ओजोन कितना है, वो कैसे पता लगता है आपको। तो उसका तरीका ये होता है, कैसे पता लगता है हमें कि भाई कितना ओजोन है कहां पे, कैसे पता लगता है। तो उसका तरीका ये होता है कि ओजोन के एस्टिमेशन के लिए इसी एबिलिटी को कि ओजोन इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसको हम यूज करते हैं। कैसे, देखिए ओजोन को हम क्या करते हैं, आप एक सैंपल ले लीजिए और इसकी रिएक्शन कराइए KI से। आप ओजोन को KI से कराएंगे रिएक्शन, ठीक है। अब रिएक्शन क्या होगी चेक करते हैं। ओजोन O3 हो गया, KI का कौन सा पार्ट यूज आएगा, I नेगेटिव, प्लस मॉइस्चर ले लीजिए यानी वाटर ले लीजिए, तो क्या बनाएगा, ओजोन अपने आप को चेंज करता है स्टेबल फॉर्म में, जो ऑक्सीजन होगा, I नेगेटिव को ऑक्सीडाइज करता है किसमें, I2 में, और यहां पे OH नेगेटिव बन जाता है। बहुत सिंपल इक्वेशन है, क्या ओजोन अपने आप को स्टेबल फॉर्म में चेंज करता है ऑक्सीजन में, और ये ऐसा करते वक्त I नेगेटिव को ऑक्सीडाइज करेगा I2 में, ठीक। अब एक खास बात सुनिए, ये जो आपने आपने जो लिबरेट की है, इस आयोडीन को आप रिएक्शन करते हैं, अब ध्यान सुनिएगा, वो मेथड जो आप क्लास 11 से सीखते आ रहे हैं, टाइट्रेशन, वही करेंगे। इस आयोडीन को आप सोडियम थायोसल्फेट Na2S2O3 राइट के साथ आप रिएक्शन करते हैं, टाइट्रेशन करते हैं, और टाइट्रेशन करेंगे, ये चेंज होगा आपका Na2S4O6, इसका नाम हुआ सोडियम थायोसल्फेट, इसका नाम हो गया सोडियम थायोसल्फेट, और इसका नाम हो गया सोडियम, इसका नाम हो गया सोडियम टेट्राथायोनेट, ठीक है। क्या बोला आपको, आयोडीन को आप टाइट्रेशन कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ, आयोडीन को आप टाइट्रेशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ नोन कॉन्सेंट्रेशन वाले सॉल्यूशन की, किससे, सोडियम थायोसल्फेट से, ठीक है। ऐसा करेंगे आप तो ये आयोडीन इसको चेंज कर रहा है Na2S4O6 में, ठीक है बच्चा, और अपने आप को चेंज कर देगा NaI में, राइट। तो आप सोच के देखिए हमने क्या किया, दोबारा सुनिए। एस्टिमेशन ऑफ ओजोन आप कैसे करते हैं, एस्टिमेशन ऑफ ओजोन इज डन थ्रू टाइट्रेशन। कैसे करते हैं, कौन सी एबिलिटी है, ओजोन एक बहुत पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो I नेगेटिव को ऑक्सीडाइज कर देगा I2 में। तो क्या किया हमने, ओजोन जहां पर होती है वहां पे KI डाल दिया, पोटेशियम आयोडाइड, तो ये ओजोन ने चेंज किया अपने आप को O2 में, I नेगेटिव को ऑक्सीडाइज किया I2 में। ये जो लिबरेटेड I2 होती है, कितना I2 निकलेगा, तो इसको हम एस्टिमेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ नॉन कॉन्सेंट्रेशन वाले सोडियम थायोसल्फेट से। आपने टाइट्रेशन कराया, सोडियम थायोसल्फेट अपने आप को चेंज करेगा Na2S4O6 में, और I2 चेंज होगा NaI में। यहां से यहां जाने पे इसका रिडक्शन हुआ है, और यहां से यहां पे जाने पे इसका ऑक्सीडेशन। इस तरह से आपको यह पता लग जाता है कि कितना ओजोन किसी सैंपल में मौजूद है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था, और मैं समझता हूं सभी लोगों को समझ में आता है कि ओजोन एस्टिमेट कैसे करते हैं। या माइकल, यस लेट्स स्टार्ट। When ozone reacts with an excess of potassium iodine solution buffered with a borate buffer, iodine is liberated, which can be titrated against a standard solution of sodium thiosulfate. Yeah. This is a quantitative method for estimating O3 gas. Experiments have shown that nitrogen oxides, particularly nitrogen oxide, combine very rapidly with ozone, and there is thus the possibility that nitrogen oxides emitted from the exhaust system of supersonic jet airplanes. देखिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि ओजोन कैसे कैसे डिप्लीट हो रही है, उसके बारे में बहुत सारी कहानियां हैं, ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं CFC रिस्पॉन्सिबल है, कुछ लोग बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग रिस्पॉन्सिबल है, कुछ लोग और कुछ बोलते हैं। इवन जेट प्लेन्स हम बोलते हैं कि दे आर नॉट पोल्यूटिंग एनवायरमेंट, नहीं ऐसा नहीं, दे आर ह्यूज थ्रेट टुवर्ड्स ओजोन डिप्लीशन। पता कैसे, देखो जेट प्लेन, सुपरसोनिक जेट,
ये जितने होते हैं इन सब के एग्जॉस्ट में जो गैस निकलती है दैट इज नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड, और नाइट्रिक ऑक्साइड एक बहुत रिएक्टिव ऑक्साइड है, तो ओजोन से बहुत आराम से मिलेगा एंड दैट इटसेल्फ टर्न्स इनटू NO2 एंड टर्न्स ओजोन इनटू ऑक्सीजन। देखिए ऑक्सीजन एक अनस्टेबल कंपाउंड है, जैसे ही इसे मौका मिलता है वो स्टेबल O2 में चेंज होना चाहेगा। तो नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीडाइज करता है अपने आप को किसमें, NO2 में, और ओजोन अपने आप को रिड्यूस करता है किसमें, O2 में। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि ये थ्रेट है ओजोन लेयर डिप्लीशन के लिए। आगे चलिए प्लीज। Another threat to this ozone layer is probably posed by the use of freon, which are used in aerosol sprays and as refrigerants. The two oxygen-oxygen bond length in the ozone molecule are identical, 128 pm, and the molecule is angular as expected with a bond angle of about 117 degree. It is a resonance hybrid of two main forms. देखिए ओजोन के बारे में एक बता दूं आपको, कभी कभी क्वेश्चन छोटा सा पूछा जाता है कि ओजोन का जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर होता है बना के दिखाइए। बहुत सिंपल सा कंपाउंड है, O1 ऑक्सीजन ये कैसे बनाते हैं आप, O3 एक ऑक्सीजन के पास आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन हुए, कितने हैं 3, 18 इलेक्ट्रॉन्स। एटलीस्ट देयर मस्ट बी सिंगल बॉन्ड, चेक करते हैं। आपने इसे सेटिस्फाई किया 1 2 3 4 5 6 7 8, इसे आपने सेटिस्फाई किया 1 2 3 4 5 6 7 8, 16 हो गया एंड 2 18। अब ऑक्सीजन सेटिस्फाइड नहीं है तो आप 2 इलेक्ट्रॉन उठाए, ऐसे लगा दिया, एक स्ट्रक्चर ये पॉसिबल है ओजोन का। अब आपने चेक किया चार्ज, यहां पे चार्ज आपको दिख रहा है -1, यहां चार्ज दिख रहा है आपको +1। इसका एक और स्ट्रक्चर पॉसिबल है जिसे आप बोलते हैं कैनोनिकल फॉर्म्स। क्या करेंगे इसमें आप, ये ऐसे है, ऐसे यहां लगा आपने डबल बॉन्ड, ठीक है, और यहां पे आपका आ गया O के साथ सिंगल बॉन्ड, चार्ज नेगेटिव, और यहां पे आपका पॉजिटिव चार्ज। तो ओजोन के 2 कैनोनिकल फॉर्म्स यानी रेजोनेंस फॉर्म्स पॉसिबल हैं, और इसलिए जो बॉन्ड लेंथ होती है वो एवरेज होती है, ना तो एग्जैक्ट डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ना सिंगल बॉन्ड, ठीक है, क्योंकि दोनों ही बॉन्ड लेंथ उसमें सेम मिलती है आपको, और सेम अगर बॉन्ड लेंथ मिल रही है यानी उसमें रेजोनेंस है। क्योंकि अगर रेजोनेंस नहीं है तो बॉन्ड लेंथ आपको डबल की अलग मिलेगी और सिंगल की अलग में गया, राइट। ये आपका कंप्लीट टॉपिक था ओजोन का, यूजेस आप आराम से पढ़ सकते हैं। तो अब इतना हमने ओजोन के बारे में बात की, बाकी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।